हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मापन और मूल्यांकन की। मापन और मूल्यांकन किसे कहते हैं, ये थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि मापन और मूल्यांकन के जनक कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अगर वो ये पूछे कि मापन और मूल्यांकन के जनक कौन है, तो आपको बताना है स्टीवेंसन। कौन बताना है? स्टीवेंसन बताने के मापन और मूल्यांकन के जनक कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं स्टीवेंसन। लेकिन वो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जो मापन है उसको मनोविज्ञान के क्षेत्र में जनक कौन है, यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन के जनक, मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन के जनक कौन है, तो आपको बताना है विलियम वुंट। आपको क्या बताना है? विलियम वुंट। देखो दो तरीके से आपको समझना है। अगर वो आपसे ये पूछे कि मापन और मूल्यांकन के जनक कौन है, तो आपको बताना स्टीवेंसन। अगर वो ये पूछे कि मापन के मनोविज्ञान में जनक कौन माने जाते हैं, तो आपको बताना विलियम वुंट। अब विलियम वुंट क्यों माने जाते हैं, तो इसका एक जो मेन कारण है, इन्होंने क्या बोला था कि 1879 में जर्मनी में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली और उसका जो नाम रखा था इन्होंने, जिसका उन्होंने नाम रखा था, वो रखा था जिंकल इंस्टीट्यूट। उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? जिंकल इंस्टीट्यूट रखा था। दो तरीके से समझेंगे हम। अगर वो पूछता कि मापन और मूल्यांकन के जनक कौन है, तो आपको बता देना स्टीवेंसन है। लेकिन वो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन के जनक कौन है, तो आपको बता देना विलियम वुंट। अब मापन के जनक विलियम वुंट को माना क्यों जाता है, उसका मेन कारण ये है क्योंकि 1879 में विलियम वुंट ने सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला का खोली थी और उसमें सर्वप्रथम मापन शब्द का प्रयोग किया था। इस वजह से मापन को मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो जनक माने जाते हैं वो विलियम वुंट माने जाते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि मापन किसे कहते हैं और मूल्यांकन किसे कहते हैं। देखो सबसे पहली बात होती है, जो मूल्यांकन हो, जो प्रारंभ होता है, वो जन्म से पूर्व हो जाता है। जन्म से पूर्व हमारा मापन शुरू हो जाता है, मूल्यांकन शुरू हो जाता है। लेकिन जो मापन होता है वो जन्म के बाद प्रारंभ होता है, वो जन्म के बाद प्रारंभ होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि मूल्यांकन जो होता है दोस्तों, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत चलता है, जबकि जो मापन होता है वो विशिष्ट क्षेत्रों में चलता है, विशिष्ट क्षेत्रों में चलता है। क्लियर है? अब उसके बाद हम बात करेंगे जो मूल्यांकन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें गुण प्लस विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। गुण प्लस विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि दोस्तों मापन जो होता है वहां पर मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। यहां पर क्या होता है दोस्तों, ये व्यवहार परिवर्तन की बात करता है। व्यवहार परिवर्तन। जबकि ये जो होता है दोस्तों, ये होता है संख्यात्मक। संख्यात्मक यानी हमारी जितनी भी जो संख्याएं बनी हैं वो 0 से 9 के बीच में हमारी संख्या बनी है। यानी जहां पर संख्याओं की बात होगी वो हमारा मापन कहलाएगा, जो संख्यात्मक होता है। और जहां पर गुण और विशेषताओं की बात होगी, व्यवहार परिवर्तन की बात होगी, वो हमारा मूल्यांकन कहलाएगा। अब बात यहाँ पर और आती है
कि यहाँ पर क्या होता है कि जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है। अब आपको ये बताना है कि ये समझ लीजिए यहाँ पर विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, जबकि यहां पर विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। आपको ये वाली बात समझ में आनी है, विशेषज्ञ की आवश्यकता। अब आपसे ये पूछेगा कि इसका जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, तो आपको बताना है सीमित या संकुचित। या तो आपसे सीमित मीन्स या संकुचित मीन्स होता है छोटा। जबकि हम इसकी बात करेंगे, इसका जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वो अगर आपसे पूछे तो आपको बताना असीमित या व्यापक। व्यापक मीन्स होता बड़ा। इसको एक तरीके से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि बड़ा, और इसको एक तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूं छोटा। ये हमारा मापन और मूल्यांकन है। अब समझने की वाली बात ये होती है, देखो आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां पर किसी संख्या की बात होती है, कोई ऐसा प्रदान किया जाता है जहां पर संख्या दी गई है, वो हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जहां पर व्यक्ति की अच्छाई और बुराई की बात होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अगर वो आपसे ये पूछेगा कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन के जनक कौन है, तो आपको बताना विलियम वुंट। और विलियम वुंट ने सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली थी जिसका नाम जिंकल इंस्टीट्यूट था, और कहां पर खोली थी, जर्मनी में। कौन सी सन में, 1879 में। अगर आपसे वो पूछे कि मापन और मूल्यांकन के जनक कौन है दोस्तों, तो आपको बताना स्टीवेंसन। क्लियर बात है। देखो अब बात यहां पर होती है कि मापन जो होता है वो मात्रात्मक होता है, यानी किसी वस्तु को हम जब मापते हैं, संख्या प्रस्तुत करते हैं या संख्या देते हैं, तो ये समझ लिए बात किसकी हो रही है, मापन की हो रही है। अगर किसी की अच्छाई और बुराइयों की बात करें तो ये समझ लिए मूल्यांकन की बात होती है। अब यहां पर देखो एक चीज और आपको समझ में आएगी, यहां पर नोट डाल के मैं आपको ये बताता हूं, नोट डाल के देखो। अब सबसे पहली बात हम करेंगे, मापन यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में है। क्लियर बात है। अब दूसरा पॉइंट हम ये करेंगे, मूल्यांकन यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी या बुरी है। दोनों चीज समझ में आ रही है। यानी आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब हम ये बताएं कि यार वो व्यक्ति बड़ा बुरा है, उस व्यक्ति की आदतें ठीक नहीं है, उस व्यक्ति का चाल चलन ठीक नहीं है, उस व्यक्ति का रहने का तरीका ठीक नहीं है, या उस व्यक्ति का बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तो ये समझ लीजिए हम उसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, हम उसके गुण और विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। मापन ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में आपके पास, कितनी मात्रा में सेब है, कितनी मात्रा में आपके पास जूस है, यानी जो भी हो आपको उनको बताते समय जब हम संख्या का प्रयोग करेंगे तो ये समझ लीजिए वो हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब यहां पर एक चीज से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम यहां पर एक बात करते हैं, नोट डाल के एक और चीज देखते हैं। देखो अगर मैंने आपको बताया कि राम का वजन 10 किलोग्राम है,
अब ये जो 10 किलोग्राम जो मैंने आपको बताया, तो 10 जो आ रहा है वो संख्या आ रही है, यानी ये जो 10 किलोग्राम मैंने आपको बताया है और ये जो 10 संख्या आ रही है दोस्तों, तो इसका जो नाम होगा वो हमारा क्या होगा, मापन होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मापन जो होता है वो संख्यात्मक होता है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया दूसरा पॉइंट कि वह कमजोर है, यानी राम क्या है, कमजोर है। अब कमजोर है तो वो उसका क्या करेंगे, हम मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि कमजोर जो बता रहा है वो उसके गुण और विशेषताओं को बता रहा है। और जहां पर मैंने आपको ये वाली बात बताई है कि गुण और विशेषता जो बताता है वो हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। और जहां पर कोई संख्या आ जाए तो वो क्या बताता है, हमारा मापन कहलाता है। देखो अब मूल्यांकन क्या होता है, विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती, जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है। एक और चीज और लिख लिया, जीवन के प्रत्येक पहलू पर जीवन के प्रत्येक पहलू का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारा जो छोटा भाई बहन है, हमसे बड़े जो हैं, हर कोई व्यक्ति हमारा मूल्यांकन कर सकता है। मान लीजिए हमारा छोटा भाई बहन है, अगर हम ड्रिंक करते हैं तो वो हमसे मना कर सकता है कि भैया आप ड्रिंक करते हो, या अभी हम कोई काम कर रहे हैं और वो हमको बता सकता है कि भैया आप ये करिए वो करिए। यार ये हमारे अंदर अच्छाई और बुराइयों का जो ऑब्जर्वेशन है वो हमसे बड़ा भी कर सकता है और हमसे छोटा भी कर सकता है। आपको ध्यान में ये रखना है कि जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो होता है वो मूल्यांकन होता है, और एक शराबी भी आपका मूल्यांकन कर सकता है। मान लीजिए आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो चलते चलते शराबी आपसे ये बोल गया कि आप यहाँ से दूसरी साइड में तो आपको मूल्यांकन करके, मान लीजिए पूरे दिन मम्मी या सुबह सुबह जग कर आपके लिए खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद आप उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते हो, मूल्यांकन कर दिया। क्योंकि जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो होता है वो मूल्यांकन होता है, लेकिन जो विशिष्ट पहलुओं पर होता है, जो विशिष्ट पहलुओं पर होता है वो हमारा क्या होता है, मापन होता है। विशिष्ट पहलू पर, विशिष्ट पहलुओं पर जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, मापन होता है। मान लीजिए अभी आप टेट का एग्जाम देंगे तो जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपका मापन होगा। DSSS का देंगे, CTET का देंगे, KVS का देंगे, या KVS का दिया भी आपने, और UP टेट का देंगे, सुपर टेट का देंगे। यानी जहां पर मैंने आपको ये वाली बात बताई है कि जहां पर कोई ना कोई संख्या आ जाती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और जहां पर अच्छाई और बुराइयों की बात आ जाती है वो हमारा मूल्यांकन कहलाता है। अब बात यहां पर आती है कि मापन कब से प्रारंभ होता है, तो दोस्तों आपको बताना जन्म से पूर्व, यानी ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। अब बात यहां पर ये आती है गर्भावस्था से कैसे प्रारंभ होगा, तो ये समझ लीजिए जब प्रेगनेंसी के टाइम पर हम माता का जो स्वास्थ्य होता है उस टाइम जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि ये देखने के लिए कि जो बच्चा है वो सही स्थिति में है या नहीं, तो वो जन्म से पूर्व ही तो है। अब बच्चे का वेट तो हम माप नहीं सकते वहाँ पर ये देख सकते हैं कि बच्चा सही स्थिति में है यानी कमजोर है या बिल्कुल नॉर्मल है। तो गुण और विशेषताओं, अच्छाई और बुराइयों का जो अध्ययन कर रहे हैं वो मापन कहलाता है। लेकिन आपसे ये पूछे कि मापन कब से प्रारंभ होता है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया जन्म के बाद। अब जैसे ही जन्म बच्चे का हुआ तुरंत उसका वेट नाप लिया कि कितने किलोग्राम का बच्चा पैदा हुआ, तो आपको बता दिया कि 3 किलोग्राम का बच्चा पैदा हुआ है, तो संख्या शब्द आ गया, तो ये समझ लीजिए मापन कहलाता है। इसका जो क्षेत्र होता है मापन का वो मैंने सीमित, संकुचित, छोटा लिखा है क्योंकि विशिष्ट पहलुओं पर होता है। हर कोई व्यक्ति आपको संख्या प्रदान नहीं कर सकता, और ना जीवन के प्रत्येक पहलू पर आपका टेट का एग्जाम हो रहा है, ना सुपर टेट का, ना सीट का, ना 10th का, ना हाई स्कूल का, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो हमारा होगा वो मूल्यांकन होगा, और इसका जो क्षेत्र मैंने आपको असीमित, व्यापक और बड़ा बताया, यानी हर प्रत्येक पहलू पर उसका जो हमारा होता है। अगर आपसे ये पूछे कि ये दोनों के जनक कौन माने जाते हैं, मैंने स्टीवेंसन बताया। मापन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछे मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो आपको बताना विलियम वोंट, या मापन के जनक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन बनाने हैं, तो विलियम वोंट माने जाते हैं। विलियम वोंट ने सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली और उसका जो नाम दिया था वो जिंकल इंस्टीट्यूट दिया था, जर्मनी में 1879 में खोली। देखो अब यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं, यहाँ पर आपको एक होगी मापन के स्तर। अब मापन के स्तर कितने हैं, तो मापन के स्तर जो होते हैं दोस्तों वो 4 स्तर होते हैं। वो 4 कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो
पहला जो होगा दोस्तों वो होगा निम्न नामित स्तर। दूसरा जो होगा वो होगा क्रमित स्तर। तीसरा जो होगा वो होगा अंतराल स्तर। और लास्ट में जो होगा वो होगा अनुपात स्तर। वो क्या होगा? अनुपात स्तर। यानी आपको इतना समझ में आना है कि मापन के जो स्तर वो 4 है, वो बताए किसने? तो आपसे ये भी क्वेश्चन अगर पुटअप करे कि ये मापन के स्तर बताए किसने, तो आपको बता देना है स्टीवेंसन ने बताए। किसने बताए? स्टीवेंसन ने बताए। अब मापन के 4 स्तर जो नामित है, तो नामित को हम सबसे पहले बोलते हैं निम्न स्तर, और अनुपात को जो हम बोलते हैं दोस्तों वो बोलते हैं उच्च स्तर। क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है कि शून्य बिंदु का अभाव पाया जाता है। और यहां पर क्या होता है? शून्य बिंदु का महत्व पाया जाता। शून्य बिंदु का महत्व पाया। देखो अभी जो हम इनको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़े, अभी मैंने आपको इतना बता दिया कि मापन के 4 स्तर होते हैं, नामित, क्रमित, अंतराल और अनुपात, और ये चारों क्रम से हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि मान लीजिए मापन के जो 4 स्तर हैं वो बताए किसने? स्टीवेंसन ने। मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है तो आपको बता नामित, तो मापन का सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है तो आपको बता देना अनुपात स्तर। अगर आपसे ये पूछे कि मापन के किस स्तर में शून्य बिंदु का अभाव पाया जाता है तो आपको बताना अंतराल स्तर, और शून्य बिंदु का महत्व जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? अनुपात स्तर में। अब आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा, सर के शून्य बिंदु का अभाव और शून्य बिंदु का महत्व का मीन्स क्या होता है? तो शून्य बिंदु का अभाव और शून्य बिंदु का महत्व की जब हम बात करेंगे तो मान लीजिए कि एक बिंदु दूसरे बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसका हमें सही पता नहीं लगा सकते, वो होता है शून्य बिंदु का अभाव। यानी एक बिंदु जब दूसरे बिंदु से कितनी दूरी पर है कोई कल्पना नहीं कर सकते, कम भी हो सकती, जब मतलब क्लियर नहीं पता है तो इसका मतलब क्लियर किसी वस्तु का सही ज्ञान नहीं है, वो हमारा शून्य बिंदु का अभाव कहलाता है। शून्य बिंदु का महत्व ये कहलाता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी दूरी पर है उसका हमें क्लियर और सही पता चल जाता है, वो शून्य बिंदु का महत्व कहलाता है। मान लीजिए अब थर्मामीटर की बात करते हैं। अभी मैंने अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो मापा था तो 98 था, अभी उसका मैं 5 मिनट बाद मापूंगा तो हो सकता है 97 हो जाए या 99 हो जाए, क्योंकि क्लियर नहीं पता है कि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर क्लियर दूरी है, वो बदलता रहता है। लेकिन शून्य बिंदु का महत्व जो होता है दोस्तों, मान लीजिए राम का वजन है 20 किलोग्राम, राम का वजन है 20 किलोग्राम और श्याम का वजन है 40 किलोग्राम, तो हम कह सकते हैं कि जो श्याम का वजन है राम के वजन से कितना है? वो 2 गुना है। अब आज जो है राम का वजन 20 किलोग्राम है, कल 21 किलोग्राम नहीं हो जाएगा, 18 किलोग्राम नहीं हो जाएगा, और श्याम का जो वजन है 40 किलोग्राम है, कल 45 किलोग्राम या 35 किलोग्राम नहीं हो जाएगा। तो इससे इस बिंदु की क्लियर पता है ना, लेकिन थर्मामीटर की हमें क्लियर ये नहीं पता होता दोस्तों कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कितना पाया जाता है। मापन के स्तर 4 है, बताए किसने? स्टीवेंसन ने। अब इधर वो आपसे ये पूछ सकता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन की प्रक्रिया है वेरी इंपॉर्टेंट। अब मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो आपसे ये पूछे कैसी होती है तो आपको बता देना दोस्तों त्रिमुखी होती है। कैसी होती है? त्रिमुखी होती है। यानी मूल्यांकन की जो प्रक्रिया मानी जाती है वो त्रिमुखी मानी जाती है। और त्रिमुखी कौन सी होती है? देखो थोड़ा इसको समझेंगे। अब ये मूल्यांकन की जो त्रिमुखी प्रक्रिया दोस्तों,
ये बताई किसने है? तो देखो अभी मैं आपको बताता हूं। तो पहले 3 तत्व कौन कौन से उनको देख लेते हैं। तो ये है पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा जो दोस्तों आएगा वो आपको बताना अधिगम, अनुभव, तीसरा जो आएगा वो आएगा व्यवहार परिवर्तन, तीसरा जो आएगा वो आएगा व्यवहार परिवर्तन। अब देखो ये जो हमारी प्रमुख प्रक्रिया है वो कैसी मैंने आपको बताई है, त्रिमुखी प्रक्रिया बताई है। अब आपसे ये पूछेगा कि जो मूल्यांकन की जो त्रिमुखी प्रक्रिया है वो बताई किसने है। तो आपको बताना है 2 जनक इसके। एक तो आपको बता देना बीएस ब्लूम, या फिर वो आपसे पूछ सकता है जॉन डेवी। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी सर आप 2 राइट आंसर लिखवा रहे हो, अगर दोनों आ जाए तो उसका फैसला यूपी सरकार या DSSS भी करेगी, जिसमें आएगा। क्योंकि अगर जॉन डीवी के आधार पर देखा जाए तो जॉन डीवी ने जो शिक्षा की प्रक्रिया बहुत त्रिमुखी बताई, लेकिन मैं कई एग्जाम में देखा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी जॉन डीवी के जनक माना जाता है। बीएस ब्लूम ने जो त्रिमुखी मानी थी वो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक मानी थी। अब इस त्रिमुखी प्रक्रिया में क्वेश्चन जो भी पुटअप हो रहा है टेट में और सुपर टेट DSSS में हो रहा है, तो यहां से 3 ऑप्शन ये लेगा और 1 ऑप्शन अलग से लेगा और ये पूछेगा निम्नलिखित में से बीएस ब्लूम द्वारा बताई गई मूल्यांकन प्रक्रिया का कौन सा अंग नहीं है। तो शिक्षण उद्देश्य है, अधिगम अनुभव है और व्यवहार परिवर्तन है। इनसे हटके जो आएगा वो हमें गलत बताना है। अब मान लीजिए अभी आपने उद्देश्य बना लिया कि आपको DSSS भी पास करना है या टेट पास करना है या सुपर टेट पास करना है। अब उसका उद्देश्य बनाने के बाद फिर आपने कोचिंग लेना स्टार्ट किया। कोचिंग लेने के बाद जब वो पास होगा या फेल होगा तो आपके व्यवहार में परिवर्तन है। अगर पास हो गया तो पॉजिटिव परिवर्तन आएगा, अगर फेल हो गया तो नेगेटिव परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन आएगा जरूर। उससे पहले हमें एक उद्देश्य बनाना पड़ता, उद्देश्य के लिए हमें कोचिंग या सीखना पड़ता, उसके बाद जो हम एग्जाम देने के बाद आते हैं वो हमारा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। अगर आपसे ये पूछे मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है तो आपको बताना है त्रिमुखी प्रक्रिया। किसने बताई है? बीएस ब्लूम या जॉन डीवी ने बताई है। 3 तत्व कौन कौन से जो 3 फेज डायमेंशन जो हैं वो शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन ये है। अगर आपसे ये पूछे मापन के स्तर कितने तो आपको बताना है 4 स्तर हैं। बताए किसने तो आपको बताना है स्टीवेंसन ने, नामित, क्रमित, अंतराल और अनुपात। अच्छा ये जो चारों हैं ये क्रम से हैं, आपको इतना भी ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से मापन के स्तरों का सही क्रम कौन सा है। तो पहला नामित आएगा, दूसरा क्रमित आएगा, तीसरा अंतराल आएगा और चौथा अनुपात आएगा। मैंने आपको ये बता दिया कि मापन में हमेशा संख्या आती है और मूल्यांकन जो होता है वो हमारा गुण और विशेषताओं का अध्ययन करता है। मान लीजिए आपको रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला पसंद होने के बाद रसगुल्ले भी 2 तरीके से होता है, एक होता है शुगर फ्री और एक होता है ज़्यादा मीठा। यानी ज़्यादा मीठा होना वो उसकी गुण और विशेषता बता रहा है और कम मीठा होना वो भी उसकी गुण और विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर एक रसगुल्ला 460 रुपये किलो है और एक रसगुल्ला 800 रुपये किलो है तो 460 और 800 रुपये जो किलो है वो हमारा क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा, चूँकि संख्या आ रही है। और जहाँ पर शुगर फ्री, कम मीठा और ज़्यादा मीठा की बात हो रही है वो हमारा क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा मापन डिटेल में पढ़ाता हूं और मूल्यांकन डिटेल में पढ़ाता हूं। आज मैंने आपको ये वाली बात बता दी कि मापन किसे कहते हैं और मूल्यांकन किसे कहते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।